बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सदाए कश्मीर देखने और सुनने वालों की खिदमत में आदाब अर्ज़। नाज़रीन, आज मैं अल्ताफ़ हुसैन हाली की उस मारूफ और मशहूर जो गज़ल थी उससे शुरू करूँगा। चलन उनके जितने थे वहशियाना, हर एक लूट व मार में था यगाना। फसादों में कटता था उनका ज़माना, न था कोई कानून का ताज़ियाना। वो थे कत्लो गारत में चला कैसे, दरिंदे हूँ जंगल में बेबाक जैसे। मुस्तफ़ा हाली की ये वो गज़ल मशहूर, और उसमें से ये चंद शेर आपकी नज़र और उस बच्चे की नज़र जो F9 पार्क में बरोज़ बहुत शाम पैंडा फूड की सर्विस डिलीवरी देने गया, और वहाँ बैठे हुए चंद बदमाशों ने, चंद कातलों ने, चंद वहशियों ने उस बच्चे को कत्ल कर दिया। नाज़रीन, ये बच्चा कौन था? ये बच्चा अकलौता, माँ बाप का अकलौता बेटा था। लम्स से इसने ग्रेजुएशन की थी। लम्स के हवाले से आपको पता होगा, इल्म होगा कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा लम्स में जाए और वहाँ से इल्म हासिल करके वो वापस आए और कौम की खिदमत करे। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे जो हैं वो लम्स में जाएं और वहाँ से ग्रेजुएशन करें, लेकिन हम उस जगह तक नहीं पहुँच सके, वो हम क्वालिफाई नहीं कर सके और ना इतना फाइनेंस अरेंज कर सके। तो इस हवाले से इसके माँ बाप ने जिस मशक्क़त से इस बच्चे को लम्स तक पहुँचाया होगा, और ये बच्चा लम्स से फारग होकर फिर आया तो हुकूमत वक्त जनाब वज़ीर आज़म जो खादिम पाकिस्तान कहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सवालिया फ़िक्रा है, सवालिया निशान है कि ये बच्चा लम्स से फारग होकर आया तो पैंडा फूड की डिलीवरी कर रहा था, और ये डेली शाम को बाइक पर फूड डिलीवर करने मुख्तलिफ लोकेशंस पर जाता था, और F9 पार्क में उसी लोकेशन पर जिन लोगों ने ये खाना मंगवाया उन्होंने इस बच्चे को कत्ल कर दिया। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये चाहेंगे कि और उसके माँ बाप को अपने वजारत उज़्मा के दफ्तर में बैठाकर IG और DIG को बुलाकर उनके साथ बैठाकर और उन्हें कहें कि जनाब IG साहब और DIG साहब, उस वक्त तक आप इस दफ्तर से नहीं निकल सकते जब तक इस बच्चे के कातिल इन माँ बाप के सामने नहीं आए, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ जाकर खुद पेश होकर और उन कातिलों को साथ लेकर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जब तक ये नहीं बताएंगे कि ये कातिल हैं और इस बच्चे के कातिल हैं और ये उस बच्चे के माँ बाप हैं, उस वक्त तक जनाब वज़ीर आज़म इस मुल्क का तरक्की करना, इस मुल्क में कारोबार या इंडस्ट्री लाना या लोगों का यहाँ अमन और सुकून से रहना, मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है। लोग किस तरह से टैक्स देंगे, क्यों देंगे कि जब उनकी सिक्योरिटी नहीं है, और उनका जो इस तरह के नौजवान बच्चे जब रास्ते में और चलते हुए और कारोबार नौकरी करते हुए कत्ल हो जाएं और उनका कोई पुरसाने हाल ना हो। इस हवाले से ये सबसे बड़ा सवाल उस वज़ीर आज़म तक है जो हम सब 22 करोड़ अवाम का वज़ीर आज़म है, और उसको अपने अवाम ने हर सिक्योरिटी, हर किस्म की सहूलत दी हुई है, और आज तक आज चौथा दिन है वज़ीर आज़म साहब ने IG इस्लामाबाद को बुलाकर आज तक ही जाने की कोशिश नहीं की कि इस बच्चे को कत्ल क्यों किया गया और इसके कातिल किधर है। नाज़रीन, इसी तरह हमने ये सुना कि हीरे जो हैं वो बड़े, उनकी जो ज़िंदगी होती है वो अबदी होती है, लेकिन उनके साथ जो शोहरत है या उनके साथ जो बदनामी है वो भी अबदी होती है। अंग्रेज़ों ने एशिया का सबसे बड़ा जो हीरा था कोहिनूर, वो चुरा कर ले गए थे, और आज तक उस हीरे की वजह से मलका बरतानिया बदनाम हो रही है कि अंग्रेज़ों ने वो हीरा एशिया से चुरा कर अपने ताज में वो लगाया हुआ है। इसी तरह से हमारी जो खातून अव्वल जनाब इमरान खान साहब की जो बेगम है, उनके हवाले से भी ये मशहूर है कि उन्होंने भी हीरा इसी लालच में आकर वो हीरा मंगवाया, लगाया, और उस हवाले से बदनामी वो सह रही है। और हम सलाम पेश करते हैं अपने बहरिया टाउन के जनाब मलिक रियाज साहब को कि वो कोई ऐसा घराना, कोई जर्नैल, कोई अदलिया का बंदा, कोई कहीं बिजनेसमैन, सियासतदान उनके कागज़ों पर या उनके रजिस्टर पर दर्ज ना हो, और उस हवाले यानी उनके बेडरूम तक रसाई अगर पाकिस्तान में किसी की है तो वो मलिक रियाज साहब की हम सलाम पेश करते हैं। नाज़रीन, क्या हम सारे मिलकर
हुकूमत पाकिस्तान नहीं, बल्कि हम ये मुतालबा करें किसी से, और किससे मुतालबा करें, लेकिन बहरहाल अगर हमारा मुतालबा सुना जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त जो 15-20 बड़े सरमायादार हैं, बड़े घराने हैं, बड़े लोग हैं, ये पाकिस्तान उनके हवाले किया जाए ताकि वो इस मुल्क के कर्जा, इस मुल्क के हवाले से जिस कदर भी जो मसाइब है, मैं ये समझता हूँ और ये गारंटीड है कि ये जो 15-20 आदमी हैं इनके हवाले किया जाए और उसमें मलक रियाज भी शामिल हो, तो इस मुल्क का कर्जा भी ख़त्म हो जाएगा और ये लोग जो हैं वो आराम की नींद सोएंगे और इनकी प्रॉपर्टी भी महफूज होगी, इनकी जानें भी महफूज होंगी। क्या कोई ऐसा बंदा है जो इस तरह की सोच रखते हुए इन लोगों को इख्तिदार देते? नाज़रीन, इसी की तरह, इसी के साथ हम बजट पे आते हैं और इस वक्त जो बजट पेश किया गया उस बजट के हवाले से भी आपको तफसीलात होंगी। हमें उसमें ज़्यादा जानने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि बजट जो है वो चंद ख़ास अशख़ास के लिए होता है। हमें तो अगर कोई कहे कि 2 और 2 क्या होता है तो हम 2 और 2 4 रोटियों के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ आज इस प्रोग्राम में शामिल हैं मुर्तज़ा दुरानी साहब, साबिक़ मशीर हैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर के, और इनकी इस बड़ी अपडेट इंफॉर्मेशन होती है, दस्तरस है कि जो ताज़ा ख़बरें होती हैं इस मुल्क के हवाले से, बजट के हवाले से, सियासत के हवाले से और बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर के हवाले से कि हम आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है, तो इस पर तफसीलन हम आज उनसे गुफ्तगू करेंगे। तो जी दुरानी साहब, सबसे पहले F9 पार्क में जो ये हादसा हुआ उस हवाले से आपके पास क्या अपडेट है कि क्या उस बच्चे के कातिल पकड़ जाएंगे? बड़ा अफसोसनाक गर्देश साहब ये वाक़या है और दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। पहले भी F9 पार्क जो है वो गैर महफूज रहा और आज जब ये आप ख़बर सुना रहे थे तो मैं ये सोच रहा था कि ये ऐसा क्यों होता है हमारे मुल्क में कि माँ बाप का या उस घर का वाहिद कफ़ील ही कत्ल होता है। आप देखें कराची में जो कत्ल हुए, लाहौर में जो कत्ल हुए, अक्सर जो हमारे जो 99% इस किस्म का, और F9 पार्क जो है वो एक फैमिली पार्क है। इस्लामाबाद में वाहिद एक पार्क है जहाँ पे लोग जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, फैमिलीज़ को। तो अब वो भी इतना गैर महफूज है और वो उसके सामने आप देखें GHQ है, उसके सामने आप देखें बिल्कुल उसके सामने जो है एयर हेडक्वार्टर भी है, आप देख लें कि E8 E9 के जो सेक्टर हैं वो उसके सामने है। तो इस तरह की वारदात वहाँ पर होना। अच्छा, और तो मैंने साहब ये बताएं कि मैंने जिस तरह से आपने इंट्रो में भी ये जिक्र किया कि इस वक्त पाकिस्तान में ये चंद मखसूस लोग हैं, मसलन मनशा ग्रुप है। मनशा साहब ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव जानदार किस्म का इंटरव्यू दिया। वो तुर्की गए थे, प्राइम मिनिस्टर के साथ थे। और अभी आप जो हम वीडियो देख रहे हैं, हमें इनसे गर्ज नहीं है कि ये जो वीडियो जो चल रही है ये असली है या नकली है, लेकिन ये बात बहरहाल एस्टेब्लिश्ड है कि बरतानिया ने 190 मिलियन पाउंड उनकी क्राइम एजेंसी ने वहाँ से वसूल करके दिया और वो पाकिस्तान के हवाले करना चाहा, आपका हवाले किया। अब वो आगे किसकी जेब में चला गया आज तक कौम को ये नहीं पता चला कि वो किसके पास गया। और मौजूदा कैबिनेट वाले भी ये बताने से कासर है और उसमें अदलिया भी शामिल है कि अदलिया के हुक्म के मुताबिक वो किसी की जेब में चला गया, जो भी था। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि मलक रियाज साहब जो हैं इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि वो हर एक, मसलन शहबाज शरीफ साहब भी उनकी जेब में हैं, जरदारी साहब तो उनके बिजनेस पार्टनर हैं, और लाहौर में जो सबसे बड़ा जो जरदारी हाउस जो बना हुआ है, अगर उसको को देखा जाए तो मैं हैरान हो जाता है कि पूरी एक लाहौर की एक यानी एक बस्ती नज़र आती है, एक बड़ा किला नज़र आता है लाहौर में। तो आप मुझे बताएं कि अगर ये जो 15-20 बड़े बिजनेसमैन टाइकून है पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान अगर उनके हवाले किया जाए, और मलक रियाज में समझता हूँ कि उनका सबका जो प्राइम मिनिस्टर हो, तो क्या ख्याल है हमारे कर्जे भी नहीं उतर जाएंगे। मलक रियाज ने हाँ ये आज से चंद साल पहले ये ऑफर दी थी कि मुझे ये रवात की रोड राइट एंड लेफ्ट बैंक इसका मुझे दे दी जाए और मुझे यहाँ से टनल बनाने की इजाज़त दी जाए ताकि मैं हज़ारा उस तरफ चला जाऊँ। तो मैं पाकिस्तान के जितने कर्ज जो हैं वो मैं गारंटी देता हूं कि मैं उतारूंगा। उस वक्त 70 से 75 बिलियन US थे। इस हवाले से आपकी क्या राय है? गजई साहब, ये जो पाकिस्तान के वसाइल हैं या ये मुल्क जो है ना, ये सिर्फ 5-7% लोगों के लिए है वसाइल। 95% जो लोग हैं वो बिलो दी जो आप पावर्टी लेवल है, लाइन है, उससे नीचे रह रहे हैं। जी बिल्कुल। और यही लोग हैं जो वसाइल पर काबिज हैं, यही वो लोग हैं जो, और आप अगर आज आप जो तजवीज़ दे रहे हैं कि आप मुल्क इनके हवाले कर दें, ये कभी मुल्क नहीं लेंगे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ इस मुल्क में जो आप समझते हैं कि
जो दूध होता है उसकी मलाई खाते हैं लोग, ये वो लोग हैं। जो पानी होता है वो आवाम के लिए छोड़ देते हैं। तो ये खुद कभी अपने आप को, मैं आज भी आप इस्टेब्लिशमेंट मिल के इनको ऑफ़र करे तो ये कभी इन मसाइल को इनके, ये आराम से सुकून से ज़िंदगी बसर करने वाले लोग हैं, कभी लंदन, कभी न्यूयॉर्क, कभी कहाँ, इनको क्या है पाकिस्तान के मसाइल से, पाकिस्तान के अवाम के साथ। तो ये तो इन्होंने वसाइल लूटे, इस मुल्क से लूटे, बाहर ले गए, वहाँ जाके इन्होंने स्विट्ज़रलैंड में अकाउंट खोल दिए, न्यूयॉर्क में खोल दिए, बरतानिया में खोल दिए। अब आप देखें, आपने 190 मिलियन पाउंड की बात की, वो शहजाद अकबर साहब के साथ इनकी डील हुई थी। ये आपके प्रोग्राम में मैं इंकशाफ करूँगा कि वो शहजाद अकबर जो साबिक मुशीर एहतसाब थे इमरान खान साहब के, उसके साथ लंदन में बैठ के एक डील इनकी हुई कि ये 190 मिलियन पाउंड जो क्राइम एजेंसी जो लंदन की है, इन्होंने हमें गवर्नमेंट पाकिस्तान को वापस करने हैं, ये आप उस अकाउंट में एडजस्ट कर दें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मलक रियाज साहब को 4 अरब जो है ना डॉलर के हिसाब से उन्होंने जुर्माना किया था कराची का, आपको याद होगा 4 अरब रुपया जो बहरिया कराची के वाले 4 अरब नहीं था, ये 4 अरब डॉलर बनता है जी। अच्छा। उसमें उन्होंने कहा कि ये उसमें एडजस्ट करवा दें ताकि 450 अरब, सॉरी वो अरब डॉलरों में नहीं, 450 अरब था जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि जी ये आप सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएं। तो वो फिर शहजाद अकबर साहब के साथ मिलकर इन्होंने 190 मिलियन पाउंड जो लंदन क्राइम एजेंसी ने किया इन गवर्नमेंट पाकिस्तान को वापस करना था, वो उन्होंने वो गवर्नमेंट पाकिस्तान के बजाय वो सुप्रीम कोर्ट के खाते में एडजस्ट। हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से वापस आकर हम इसी बजट के हवाले से और पाकिस्तान में ये जो होने वाले क्राइम्स हैं उस हवाले से, कत्ल व गारत के हवाले से ये तफसीलन जिक्र करें कि आखिर ये क्यों हो रहा है और हम जो गरीब है, गरीब का डेस्टिनेशन क्या है, गरीब इस मुल्क में किधर जाए और वो अपने गुजर बसर का किस तरह से वो अपने सिक्योरिटी या इंतजाम कर सके। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। तो जी, एक तो ये था कि हम ये समझते हैं कि जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो तो मलक रियाज की नज़र आती है ना जी, कि उनकी अप्रोच दस्तरस से बाहर कोई बंदा, कोई डिसीजन मेकर जो पाकिस्तान में है वो बाहर नहीं है। तो जब हमें पता चलता है कि जब वो हर जगह, हर दफ्तर, हर आदमी पर प्रिवेल करते हैं, तो वाई नॉट कि वही प्राइम मिनिस्टर हो जाए इस मुल्क का चलाने वाला और शाह और सफ़ेद का मालिक हो जाए। बहरहाल मैं ये समझता हूं कि अवाम के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि हम जो वोट देते हैं वो क्यों देते हैं, और इन लोगों का जो SOPs है, यानी जो असेंबली में ये जाते हैं या मिनिस्टर बनकर वहां रहते हैं, तो उस हवाले से हम अवाम को क्या मिलना चाहिए, क्या हुआ। लेकिन बहरहाल जी, मैं हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर की तरफ जाऊँगा, आपकी तवज्जो चाहूँगा कि वहाँ गुज़श्ता दिनों वहाँ जो एडवोकेट जनरल थे उनको हाई कोर्ट वालों ने फारग कर दिया और उनको बल्कि गिरफ्तारी के भी अहकाम जारी किए और चीफ सेक्रेटरी साहब को बड़ा फ़ौरन समन किया और वो आए और जो भी इश्यूज थे वो चौधरी लतीफ़ अकबर साहब की जो पिटीशन थी उस पर ये सारा हुआ। इस हवाले से आपकी क्या अपडेट है आपके पास? जी गिरदेई साहब, वो तो एक अफसोसनाक पहलू है कि एडवोकेट जनरल जो ख्वाजा मकबूल वार साहब थे वो सीनियर वकील भी हैं और अब हाई कोर्ट में उनका जजेस के साथ थोड़ा सा रवैया जो है वो नामुनासिब था, जो जिस पर हाई कोर्ट के जो बेंच है वो सारा उन्होंने बहुत इस चीज़ को माइंड किया कि जब हम कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी को बुलाएं, आपने उसके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को बुला लिया, तो चीफ सेक्रेटरी कोई वाइसराय तो नहीं है इस मुल्क का कि वो अगर आज़ाद कश्मीर की अदालतें उसको तलब करें तो एडवोकेट जनरल कहे जी कि नहीं आप दूसरे उसके मातहत अफसर से बात कर लें। तो अगर चीफ सेक्रेटरी को बुलाया तो चीफ सेक्रेटरी भी तो रियासत का मुलाजम है, चीफ सेक्रेटरी को वाइसराय नहीं है। यहाँ से पाकिस्तान से जो चीफ सेक्रेटरी IG या लेंट अफसर जाते हैं वो अपने आप को वहाँ पे वो मावराए कानून समझते हैं, वो समझते हैं कि हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर में अब हम रूलर हैं और ये सारे जो अवाम जो है ना ये हमारी रियाया है और ये हमारे गुलाम हैं। तो इस वजह से आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने एक स्टांस लिया और एडवोकेट जनरल की थोड़ी सी जो एक समझ लें कि बदजुबानी की वजह से, एरोगेंस की वजह से उनका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया वकालत का और उनको। अच्छा, इसी के साथ मुझे बताएं कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर, मैं फिर कहूँगा कि मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की हिस्ट्री में हम अवाम जो वोट दिए जिन्होंने उनको, हम ये समझते थे कि वो एक तब्दीली ले आएंगे और हमारी सबकी अवाम की ख्वाहिश थी कि वो प्राइम मिनिस्टर आए, चूँकि उनकी एक सक्सेस स्टोरी इस्लामाबाद में मौजूद है।
एक कामयाब बिजनेसमैन है, उनके जो वालिद हैं उन्होंने हज़ारों लोग सऊदीया में लोग भेजे। हमारे यहाँ जो माशी इस वक्त तरक्की है, लोग खुशहाली है उस इलाके में, वो इनका उसमें बड़ा हिस्सा है। क्या वजह है कि वो इस वक्त उनके हवाले से बड़ी गंदी गंदी खबरें भी आ रही हैं और इस तरह के जो स्कैंडल्स भी सामने आ रहे हैं? आपका इसके बारे में, यानी मैं पॉजिटिव मुस्बत अंदाज़े फ़िक्र से कि एक प्राइम मिनिस्टर है, उसका एक डेकोरम है, प्राइम मिनिस्टर हाउस का एक डेकोरम है, उसकी एक रिस्पेक्ट है, उनके स्टाफ जो उनके साथ काम करता है उनकी एक इज्जत व एहतराम है, तो क्या वजह है कि ये डेकोरम जो है वो कायम नहीं रह सका और इसकी हर रोज़ जो तहशीर हो रही है वो मनफी अंदाज में हो रही है? जी, सरदार तनवीर इलियास साहब की बदकिस्मती है कि वो अपने आप को एज ए वज़ीर आज़म जो है वो 2 महीने में साबित नहीं कर सके कि वो एक प्राइम मिनिस्टर के ऐसे नाजुक मनसब पे हैं जो रियासत जम्मू कश्मीर, आपको पता है कि ये बेस कैंप है रियासत का, और जो मकबूजा कश्मीर के उस पार हमारे कश्मीरी बहन भाई कुर्बानियाँ दे रहे हैं इस रियासत के लिए, वो इस तरफ देखते हैं बेस कैंप की तरफ। तो सरदार तनवीर इलियास साहब से मुझे भी बड़ी तवक्कुआत थी कि वो आएंगे, आज़ाद कश्मीर में एक नया जो इनकलाब बरपा हो जाएगा, तामीर और तरक्की का, बेरोज़गारी ख़त्म होगी। हमारे आपको पता है लिटरेसी रेट जो है वो पाकिस्तान के सारे सूबों से ज़्यादा है, 65% लिटरेसी रेट है। और मेरा ख्याल था कि यहाँ पे जो नौजवान हैं, यूथ है, इनको लेके वो आगे बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए इकदाम करेंगे। लेकिन अभी तक वो डिसिप्लिन किस्म के प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं हुए। बहुत अच्छे आदमी हैं तनवीर इलियास साहब, बाअखलाक हैं, लोगों से अच्छी तरह मिलते हैं। मेरी तो मुलाकात मैं कभी नहीं मिलने गया, लेकिन मुझे लोग बताते हैं हम उनसे पॉजिटिव एक उम्मीद रख के बैठे हुए थे कि शायद वो तरक्की की। जो चूंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जब जिक्र हो रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि इसी दौरान हम जनरल अयाद खान साहब का जिक्र भी करें कि उनके दौर में एक फौजी ब्रिगेडियर की हैसियत से वो वहाँ आज़ाद कश्मीर में जाते हैं और उन्होंने जो उस 5 साल दौर में मिनिमम उनके पास बजट होता था, आजकल तो 100 अरब से ज़्यादा गया हुआ है, उस वक्त 5 से 6 अरब रुपए का टोटल बजट होता था, उसमें जो उन्होंने तामीर और तरक्की की तरह डाली या अवामी खिदमत की जो तरह डाली, क्या हमारे मौजूदा जो इस वक्त हुक्मरान है, क्या कोई बताने वाला नहीं कि जनरल अयाद खान साहब का जो अंदाज था काम करने का वो क्या था? उनकी एस्ट्रेडिटी यानी जो वहाँ पैसा हिफाजत करना या पैसे को ज़ाया ना होने देना या दयानतदारी के ये जो लुग़वी मायने अगर कोई देख सकता है तो वो जनरल अयाद खान साहब के दौर में देख सकता है कि दयानतदारी किसको कहते हैं और प्रोजेक्ट बनाए कैसे जाते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे कराए जाते हैं और उन पर आज तक जो आज़ाद कश्मीर में जो रोडें बनाई गई उनके दौर में या बिजली पहुँचाई गई या पानी की लाइनें पहुँचाई गई, उन्हीं की मेंटेनेंस हो रही है, उन्हीं को आगे चलाया जा रहा है। तो क्या वजह है कि हमारे लोग जनरल अयाद की बातें सुनकर उस पर अमल करने से गुरेज़ा हैं और हमारे ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनका जो ख़ानदान के अक्सरियत के जो लोग थे वो हयात खान साहब के साथ रह के काम कर चुके तहरीक अमल में। तो जी दुरानी साहब, आप क्या देखते हैं कि आज़ाद कश्मीर में कोई चेंज आएगी? अभी हम फिर लोगों की मसलन ये जो देखते हैं कि जी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, कभी कुछ है, ये जो अनसर्टनिटी है, ये जो इस किस्म की खबरें हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये किसी माशरे के लिए या किसी रियासत के लिए या मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अच्छी नहीं है। ये मनफी खबरें नहीं होनी चाहिए। इस हवाले से आपकी क्या? देखिए, हमारी तो इतलात ये थी और आपके ही प्रोग्राम में पिछले हफ्ते हमने ये खबर ब्रेक की थी कि आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर तहरीक अदम एतमाद की तैयारियाँ की जा रही हैं और अपोजिशन इस हवाले से बड़ी संजीदा है। अब उसके बाद आपने देखा कि नेशनल चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर ये एक बहस चल पड़ी है कि एक नई तहरीक आ रही है। तो अभी जो मेरी इतलात हैं वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ और आसफ जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के जो को चेयरमैन हैं, साबिक सदर, उनके दरमियान एक फ़ैसला हो गया है कि आज़ाद कश्मीर में भी तब्दीली लानी है और उसके लिए फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को मैंडेट दे दिया कि ये आज़ाद कश्मीर में, चूँकि पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत है अपोजिशन में, तो ये चेंज जो है नजरिया पीपल्स पार्टी लाएगा। अपने अवाम को, अपने नाजरीन को ये दिखा सकूँ कि एक दौर था जिसमें फ़िरौन भी अपने आप को खुदा कहता था। क्या मौजूदा हुक्मरान उस शख्स की ये लाश देखकर, आज भी जो अजायब घर में मसर में पड़ी हुई है और ये फ़िरौन की लाश है,
क्या इसे देखकर इबरत नहीं पकड़ सकते और ये सबक नहीं सीख सकते कि ये जो फ़िरौन था अपने दौर का, जो आज तक मशहूर है कि फ़िरौन था, फ़िरौनियत फ़लाँ हुक्मरान में या फ़लाँ इंसान में पाई जाती है, लेकिन इसकी ये लाश देखकर तो अभी भी खौफ नहीं खाते, उनका एहसास और उनका ईमान नहीं जागता कि हम अवाम की खिदमत बेलौस खिदमत करें और इन लोगों को सुकून पहुँचाने की कोशिश करें, इसलिए कि इन्हीं के टैक्सेस से हमें ये मराहत मिली हुई हैं, ये गाड़ियाँ हैं, ये एयर कंडीशन है, ये सारी चीज़ें। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से वापस आकर हम फिर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। दुरानी साहब, हम चूँकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, परवेज़ मुशर्रफ इस वक्त जो दुबई में मैं समझता हूँ, और परवेज़ मुशर्रफ वाहिद शख्स है जिसने कश्मीर के हवाले से, हमारे आज़ादी के हवाले से पहली मरतबा यानी अपने इन 70 सालों में कोई एक वे फॉरवर्ड क्रिएट किया। आज वो शख्स अपनी बिस्तर मर्ग पर है। उस हवाले से मैं चाहूँगा कि आप अपने नाजरीन को शेयर करें कि उसकी कंट्रीब्यूशन के हवाले से, और इसी तरह से मैं ये नाजरीन दिखाना चाहूँगा इनके बाद कि सूडान के वज़ीर आज़म जो वहाँ के जो बशीर थे, जो सिविल आवाम से उनका ताल्लुक था, बहुत अरसा वो वज़ीर आज़म रहे, आज वो जेल में है और लोग उनकी गाड़ी पर, वो जेल की गाड़ी पर से गुजर रहे हैं तो उन पर पत्थर किस तरह मार रहे हैं, उन पर जो हुटिंग हो रही है वो किस तरह हो रही है। हम ये चाहेंगे कि इस गुफ्तगू में वो भी आपको दिखाएं। जी गले साहब, परवेज़ मुशर्रफ साहब जब आर्मी चीफ थे और फिर उन्होंने 99 में मिलिट्री कू किया, तो आपने देखा होगा कि 8 साल तक बिला शिरकत गैर वो इस मुल्क के करता धरता स्याह सफ़ेद के मालिक रहे। बिल्कुल। और उनकी बात से कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता था, उनका हुक्म जो होता था वो हरफ आखिर समझा जाता था। लेकिन आज आपने देखा किस हालत में वो दुबई के अस्पताल में, मुल्क से बाहर, दियार गैर में। और ये भी आपने जो फ़िरौन की बात की, ये भी एक निशान इबरत है हमारे मौजूदा हुक्मरानों के लिए कि परवेज़ मुशर्रफ जैसा हुक्मरान जिसकी एक इशारे पे जो है ना लोग इधर से उधर हो जाते थे, हुकूमतें चेंज हो जाती थी, सारा सिस्टम बदल जाता था। और उन्होंने ही आके जो है फिर वो 9/11 के बाद जो है वो अमेरिका के साथ मिलके जो कोलिशन पार्टनरशिप की, तो फिर हमारे जो नौजवान और जो पाकिस्तान में जो मारे गए, बमिंग हुई, पाकिस्तान में जो हालात ख़राब हुए, दहशतगर्दी हुई तालिबान की तरफ से, तो ये परवेज़ मुशर्रफ साहब ने वो भी हमें एक तोहफे में दिया। एक अगर वो अमेरिका के साथ उस वक्त यस और नो वाली कहानी में ना पढ़ते तो शायद वो भी होता। लेकिन जो आपने कश्मीर के हवाले से उनकी कंट्रीब्यूशन का कहा, मैं बिल्कुल उस पर हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कश्मीर पे एक हमेशा स्ट्रांग मौक़िफ़ अख्तियार किया, कश्मीरियों के साथ उन्होंने एक करीबी रब्ता भी रखा। और उनके दौर में पहली मरतबा हम बगैर पासपोर्ट के आने जाने के उनके दौर में बस सर्विस शुरू हुई है। मैं वही कहने लगा था, बस सर्विस शुरू हुई, कश्मीरी लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान आना शुरू हुई। उनके प्रेशर की वजह से इंडिया ने कश्मीरी लीडरशिप को पाकिस्तान के वीज़े पाकिस्तान आने की इजाज़त दी और फिर आपस में कश्मीरियों का रब्ता भी हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कुछ अच्छे इक़दाम भी परवेज़ मुशर्रफ साहब के थे जो जिनको आप रिकग्नाइज़ करना चाहिए, उनको एडमाइज़ करना चाहिए। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब की अभी की जो हालत है वो देख के अगर मौजूदा हुक्मरान उसे इबरत हासिल करें। मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने इस प्रोग्राम की वसत से हम उनकी सेहत के लिए दुआगू हैं, लेकिन उनके जो हम पर एहसानात हैं उनकी, मैं ये समझता हूँ कि अवाम की मुल्क में जो खुशहाली थी, तामीर और तरक्की हुई, और इकोनॉमिकली जो हम लोग हमारे इस मुल्क में, इस रीजन में जो खुशहाली आई, वो क्रेडिट जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जाता है। बस सियासत में होता रहता है, लेकिन बाकी जो सियासतदानों की जो 30 साल या 40 साल है, हमें इनकी सक्सेस स्टोरी भी नज़र आ रही है, इनके भी जो अचीवमेंट्स हैं वो भी हमारे सामने हैं, और जनरल अयूब खान की या जनरल परवेज़ मुशर्रफ की अचीवमेंट्स हैं वो भी हमारे सामने हैं, और जनरल ज़िया-उल हक की भी जो उस शख्स ने अपने दौर में बदतरीन और गलत फैसले किए वो भी हमारे सामने। हम नाज़रीन, इसी के साथ ही मैं ये चाहूँगा कि हमारे यहाँ इस वक्त जो दुरानी साहब, जो बिजली जो है, बिजली का जो बुरहान है, और इस वक्त जो हमारे लोग चीख रहे हैं वो यानी 18 घंटे 17 घंटे इस वक्त बिजली नापैद है,
और हम अभी बजट में देख रहे हैं कि हुकूमत ये कह रही है कि जो 300 या 200 से कम यूनिट जलाता है हम उसको बैंक से कर्जा लेकर देंगे और वो अपने घरों में वो लगाएगा, अपना सोलर लगाएगा। लेकिन एक छोटी सी मालूमात आवाम के लिए, आप नाजरीन के लिए, कि इस वक्त ग्रेड 10 तक का मुलाजम 200 यूनिट बिजली मुफ्त लेता है। बिजली महकमे का ग्रेड 1 से 4 का मुलाजम माहाना 100 यूनिट बिजली मुफ्त लेता है। बिजली के महकमों के मुलाजमीन को सालाना 39 करोड़ 10 लाख यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। बिजली तकसीम कार पैदावारी इदारों के मुलाजमीन सालाना 5 अरब 25 करोड़ तक की मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। ग्रेड 11 से 15 तक 300 यूनिट, ग्रेड 16 से 17 तक 450 यूनिट मुफ्त मिलते हैं। ग्रेड 18 का अफसर 600 यूनिट मुफ्त बिजली इस्तेमाल करता है और ग्रेड 19 का अफसर 800 यूनिट करता है, मुफ्त बिजली उसको मिलती है। और ग्रेड 20 से 22 के अफसर को माहाना 1300 यूनिट मुफ्त बिजली सप्लाई की जाती है। ये जो हकायक हैं ये पावर डिवीजन से हमने हासिल किए हैं। ये पावर डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के ये हकायक हैं, ये उन्होंने बताए। इसी तरह से मैं ये चाहूँगा नाज़रीन, सिंगापुर की क्या हालत थी जब सिंगापुर का ये जो लीन क्यू जब नहीं था, तो सिंगापुर बिल्कुल हमारा जिस तरह टैच बांटा होता है इस तरह का था। और उस शख्स ने जब टेक ओवर किया तो सिंगापुर क्या, मैं ये चाहूँगा नाजरीन कि आप ज़रा उस प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू सुने कि वो कहना क्या चाहता है, किस तरह से उसने सिंगापुर में रिफॉर्म लाए और उस सिंगापुर की दुनिया में एक सक्सेस स्टोरी बिल्डअप की, ज़रा देखिए। We had to lock up people without trial, whether they are communists, whether they are language chauvinists or religious extremists. If you don't do that, the country would be in ruins today. Whoever governs Singapore must have that iron in him, or give it up. This is not a game of cards. This is your life. ये है डिटर्मिनेशन लीडर का। अब मैं ये चाहूँगा कि आपको आखिर, चूँकि हमारे पास चंद मिनट हैं दुरानी साहब, इस वक्त जो नैब कवानीन में तरामीम हुई है, 6 तरामीम का जिक्र करूँगा। तमाम तरामीम 185 से लागू होंगी और इनका फ़ायदा जो मुलजमान को होगा वो 85 से। दूसरी तरमीम अहले खाना के असासे मुलजम के असासे तस्वर नहीं होंगे। आइंदा अहले खाना के असासे मुलजम के तस्वर नहीं होंगे, उसका फ़ायदा समझना मुश्किल नहीं। तरमीम नंबर 3, असासों को नाजायज साबित करने की जिम्मेदारी नैब पर होगी, मुलजम जवाबदेह नहीं। नंबर 4, मुलजम की जायदाद की कीमत मार्केट के बजाय डीसी रेट पर होगी। अरबों की जायदाद करोड़ों में जाहिर करो और निकल जाओ। तरमीम नंबर 5, दौरान केस मुलजम मुतनाज़ा जायदाद बेच सकता है, मुद्दा गायब करने की इजाज़त। तरमीम 6, केस साबित न हो तो नैब अफसर को 5 साल सजा। अब इस किस्म की तरामीम और इन चीज़ों को सामने रखकर कौन रिस्क लेगा कि पाकिस्तान में या आज़ाद कश्मीर में एहतसाब नामी कोई चीज़ हो, तो इसमें कि ये अब खुली इख्तियार दे दिया गया। और मैंने जो अर्ज़ की थी कि पाकिस्तान के 15-20 आदमी जो हैं उनके हवाले किए जाए मुल्क, ताकि यार चलो जो सारा कुछ चलता है सब हलाल है, सब ठीक है, हलाल हराम की तमीज़ ना खत्म हो जाए। लेकिन ये तो जो तरामीम आप बता रहे हैं ये तो इस तरह ही है कि जी नैब के इदारे को अमलन जो है वो मफलूज कर दिया गया और इसको बंद करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर एक मुलजम जो है सरकारी अफसर है या कोई वो ठेकेदार है या कोई आप समझ लें कि करप्शन उसने कहीं किया या मुल्क के खजाने को नुकसान पहुँचाया। हमारा वक्त आज का ख़त्म हुआ। हम आइंदा हफ्ते फिर इंशाअल्लाह आपके सामने नए इश्यूज़ के साथ पेश होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा।